अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एससीक्यू एमसीक्यू दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक इस तरह का पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी बेसिक्स आपको मेमोराइज रखनी पड़ती हैं और हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट से। एंटीजन क्या होती है? एंटीजन वो सब्सटेंस होती है जिसे आप इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट में जब इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है? आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसकी फॉर्म्स के लिहाज से। ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको पूछा जाए, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप आ जाता है, एमएन आ जाता है, इतने सारे ब्लड ग्रुप्स हैं। आपको उनकी सेंस में पूछा जा सकता है कि ये नेचर वाइज क्या है, आरएच क्या है नेचर वाइज। तो आपको याद रखना है कि इसके रिस्पेक्टिव क्या है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू डिस्कस करूं कि ए एंटीजन, बी एंटीजन और एच एंटीजन की कॉम्पोजिशन, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अगर हम बात करते हैं एच एंटीजन की, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल कॉम्पोजिशन है उसकी, गलेक्टोज और फ्यूकोज। ठीक है, ए एंटीजन और बी एंटीजन में भी यही कॉम्पोजिशन है, गलेक्टोज और फ्यूकोज। बस एक एक आपने एडिशनल याद रखना है। जो बी एंटीजन है उसमें आपने गलेक्टोज एडिशनल याद रखना है। एच एंटीजन में आपने गलेक्टोज और फ्यूकोज तो याद रखा है, लेकिन बी एंटीजन में आपने गलेक्टोज और फ्यूकोज एंड देन एडिशनल गलेक्टोज याद रखना है। ठीक है, जबकि जो ए एंटीजन है उसमें गलेक्टोज और फ्यूकोज और एक एडिशनल एन एसिटाइल ग्लेक्टोजामाइन याद रखना है। तो ये तीनों एंटीजन्स की कॉम्पोजिशन आप लोग अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है। उसके अलावा क्रोमोसोम्स का पूछ लिया जाता है। एबीओ ग्रुप का जीन कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम 9 पे। आरएच ग्रुप का जीन कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम 1 पे। जो आरएच ग्रुप होता है वो क्रोमोसोम 1 पे होता है। देन एच सब्सटेंस क्रोमोसोम 19, क्रोमोसोम 9, 1 एंड 19, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जब भी कोई एंटीजेनिक स्टिमुले होता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स तो हमने इसकी काफ़ी तरह से की हैं, लाइक एज वार्म एंटीबॉडीज़ और कोल्ड एंटीबॉडीज़। एक टाइप इस तरह से हम कर देते हैं, एक होती है मोनोक्लोनल, पॉलीक्लोनल, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि हम बात किस टाइप की कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के लिहाज से कि वो कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, ओवरऑल जो हमारी डिवीजन है उसमें वार्म एंटीबॉडीज़ और कोल्ड एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना आपकी, वो एंटीजेनिक स्टिमुलाई का रिजल्ट होती हैं। ठीक है, उन्हें हम वार्म एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं और इसकी एग्जांपल्स में मोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट आईजीजी आती है, आरएच, कैल, किड और डफी आ जाता है। आईजीजी से आपने याद रखना है, जैसे वार्म का लफ्जी मतलब क्या है? गर्म। ठीक है, और आईजीजी, जी मतलब गर्म। तो आपने ये निमोनिक से याद रख लेना है क्योंकि कुछ लोगों को भूल जाता है कि वार्म एंटीबॉडी की एग्जांपल क्या है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं आईजीजी थी या आईजीएम था। तो आप लोगों ने जी से याद रखना है, जी मतलब गर्म, वार्म। तो वार्म एंटीबॉडीज़ की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आईजीजी है। देन आपके पास आती हैं कोल्ड एंटीबॉडीज़। कोल्ड एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? इनके लिए एक प्रॉपर अपेरेंट एंटीजेनिक स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो ना भी हो उसके बिना भी ये अपीयर हो सकती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आपके पास क्या आ जाता है? आईजीएम आ जाती है इसकी एग्जांपल में। उसके अलावा एमएन, लेविस और पी आ जाता है। ये ब्लड ग्रुप्स थे जो मैंने बोले हैं। ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं मेन क्लासेस। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना इसकी एंटीबॉडीज़ की क्लासिफिकेशन ही भूल जाती है, मेन क्लासेस ही भूल जाती हैं। तो आपने यूँ याद रखना है निमोनिक से, डी गेम के वर्ड से। ठीक है, आईजीडी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीई। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने मेन क्लासेस इन 5 में से भी मेन देखनी है, तो वो जो मेन है ना, आईजीई और डी ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हम। आईजीई वगैरह जो होती हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हम इन्हें कंसिडर नहीं कर रहे। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर जो क्लासेस हैं जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आईजीजी, आईजीए और आईजीएम है वो। मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो आईजीजी का क्या होता है, आईजीए का क्या होता है, आईजीएम का आपने ये याद रखना है। सीरम लेवल की बात करते हैं तो आपने याद रखना है ग्राम लीटर में क्या है, और अगर मिलीग्राम पर डेसीलीटर में बात हो रही है तो तब क्या है, क्योंकि फिर डिफरेंट हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। देन ये
कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है। तो IgA के लिए आपने सबसे इंपॉर्टेंट MCQ याद रखने के सारी बॉडी सेक्रेशंस में मौजूद होती हैं, जबकि IgG और IgM सारी सेक्रेशंस में मौजूद नहीं होती हैं। IgM सिर्फ सीरम में और IgG सीरम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जबकि IgE ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेक्रेशंस में मौजूद होती है। देन अगर हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बात करते हैं तो IgG भी कर सकती है, IgA भी कर सकती है, लेकिन जो IgM है ये सबसे एफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन करती है। देन प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, तो प्लेसेंटा को सिर्फ और सिर्फ IgG ही क्रॉस कर सकती है। जैसा कि आपके सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स में आपको ये पॉइंट फैसिलिटेट करता है। जैसे आप HDN पढ़े, हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, आपको उस टॉपिक में MCQ आ जाता है कि कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करके गई है। अब आपको वो टॉपिक ही भूल रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपको अगर वहाँ नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, आप अपनी बेसिक को तो रिवाइज करें कि मैंने जब एंटीबॉडीज़ की मेन क्लासेस पढ़ी थी तो मैंने वहाँ पर ऐसी कोई बात पढ़ी थी क्या कोई एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है। तो वो टॉपिक अगर आपका अच्छा नहीं प्रिपेयर तो नो प्रॉब्लम, आप अपने इस टॉपिक के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो IgG जो होती है वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर सकती है। जो IgG होती है इसकी फर्दर 4 क्लासेस होती हैं, जो IgA होती है इसकी 2 होती हैं। ठीक है, देन सीरोलॉजिकल बिहेवियर देखें तो सीरोलॉजिकल बिहेवियर में IgM एग्लूटिनेशन मतलब करती है, एग्लूटिनेटिंग बिहेवियर होता है इसका, एग्लूटिनेटिंग करती है। जबकि अगर हम बाइंडिंग साइट्स की बात करें तो IgM आप लोग याद रखेंगे, इसको हम डेकावेलेंट भी कहते हैं, बाकी ये दोनों बायवेलेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की वो देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज IgG में 3%, IgA में 8% और IgM में सबसे ज़्यादा यानी 12% होती है। देन इंपॉर्टेंट MCQ की बात करें तो IgG मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है और इसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 80% तकरीबन कंट्रीब्यूशन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की टोटल ओवरऑल इसी की तरफ से होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेचुरली कौन प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट जब भी कोई रिस्पॉन्स होता है एंटीजन का तो IgM सबसे पहले प्रोड्यूस होती है और उसके बाद फिर अगले रिस्पॉन्स में सेकेंडरी रिस्पॉन्स में IgG होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। IgA तकरीबन ऑल बॉडी सेक्रेशंस में पाई जाती है, कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जैसा कि प्रेसिपिटीन क्या है, लाइसिन्स क्या है, एग्लूटिनॉइड्स क्या है, एग्लूटिनेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, मोनोवेलेंट एंटीबॉडी क्या है, बाईवेलेंट एंटीबॉडी क्या है। जी, तो प्रेसिपिटीन क्या होती है, कोई एंटीबॉडी, कोई भी ऐसी एंटीबॉडी जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद विजिबल प्रेसिपिटेट्स को प्रोड्यूस करे, वो प्रेसिपिटीन कहलाती है। ठीक है, IgG सबसे ज़्यादा मोस्ट एविड दिखाई दी है इस तरह के इम्यून प्रेसिपिटेंट्स बनाने में। देन अगर हम बात करते हैं लाइसिन्स की तो लाइसिन्स को एंडोलाइसिन्स भी कहते हैं, म्यूरिन हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियोफेज की तरफ से जनरेट होते हैं, और इनका अगर हम पर्पस डिस्कस करें तो पर्पस इनका यही होता है कि इन्होंने होस्ट सेल वॉल को ब्रेक करना होता है लिटिक सेल की फाइनल स्टेज पे। देन एग्लूटिनॉइड क्या होता है, एग्लूटिनॉइड ऐसी एग्लूटिनिन जिसमें के एग्लूटिनेट करने की पावर ख़त्म हो चुकी हो लेकिन स्टिल वो एग्लूटिनोजिन के साथ कंबाइन कर सके, पावर तो ख़त्म हो गई है उस एग्लूटिनिन की, उसे एग्लूटिनॉइड कहते हैं। देन अगर हम बात करते हैं एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में फ़र्क क्या होता है, कि क्या दो सेम चीज़ें हैं, तो ये दोनों सेम नहीं है। एग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जब एंटीजेंस की क्लम्पिंग हो जाती है एंटीबॉडीज़ के साथ, जबकि प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जब सॉल्युबल एंटीजेंस बाइंड करती हैं अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और एक ऑप्टिमम pH पे, और उन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडीज़ की सॉल्युबल एंटीजेंस के जब बाइंडिंग हुई है उसके नतीजे में एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये होती है प्रेसिपिटेशन। देन मोनोवेलेंट एंटीबॉडी क्या होती है, ऐसी एंटीबॉडी जिसमें एक एंटीजन या एक एपिटॉप के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी हो, सलाही है, तो वो मोनोवेलेंट है। और अगर यही बात दो के लिए है, दो की कैपेसिटी है, दो की एबिलिटी है, वो दो को बाइंड करने के कैपेबल है, तो वो बाईवेलेंट एंटीबॉडी है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था IgG, IG और IgM की क्लासेस को डिस्कस करते हुए। ठीक है।